मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आपका स्वागत है। आज कांग्रेस पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के दो सदन है। कांग्रेस अमेरिकन व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहते हैं। अमेरिकन व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है। जिस प्रकार से इंग्लैंड में पार्लियामेंट कहते हैं, भारत में संसद कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से अमेरिका की व्यवस्थापिका को, अमेरिका की संसद को कांग्रेस नाम दिया गया है। इस कांग्रेस के दो सदन हैं, एक प्रतिनिधि सभा और दूसरा सीनेट। संविधान में सीनेट का वर्णन पहले है, प्रतिनिधि सभा का उल्लेख बाद में। संविधान दोनों सदनों को प्रथम या द्वितीय सदन के नाम से संबोधित नहीं करता। यह सामान्य सी परंपरा है कि जिस सदन में आम जनता के प्रतिनिधि उपस्थित हों, जिस सदन का संगठन आम जनता के निर्वाचित सदस्यों से होता हो, उसे प्रथम सदन या निम्न सदन कहा जाता है। इसी प्रकार से जिस सदन में विशेष वर्ग के लोग हों, राज्य विशेष के लोग हों, जो सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता हो, उसे द्वितीय सदन या राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में इसको सीनेट नाम दिया गया है। जब फिलाडेल्फिया सम्मेलन में कांग्रेस के संगठन पर चर्चा हो रही थी, तो सदस्यों के बीच, मतलब कि 55 जो उपस्थित प्रतिनिधि थे, उसमें पूरे 13 राज्यों के प्रतिनिधि थे। वहां पर कुछ बड़े राज्य भी थे, कुछ छोटे भी राज्य थे। तो इन प्रतिनिधियों के बीच कांग्रेस के संगठन को लेकर के बहुत ज्यादा मतभेद था। वैसे इस बारे में भी विवाद था कि संसद के, कांग्रेस के कितने सदन रखे जाएं। क्योंकि अमेरिका ने संघीय व्यवस्था को स्थापित किया था, इसलिए अंतिम निर्णय यह हुआ कि 2 सदन रखे जाएं। एक सदन जनता का प्रतिनिधित्व करे और दूसरा सदन राज्यों का इकाई, राज्यों का प्रतिनिधित्व करे। मामला निपट गया कि यह तय हो गया आखिर में कि कांग्रेस के 2 सदन होंगे, उसके नाम प्रतिनिधि सभा, सीनेट। अब संगठन की बात आई। बड़े राज्यों का यह सोचना था कि दोनों सदनों का संगठन जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। उनका यह सोचना था कि हम बड़े राज्य हैं, हमारी जनसंख्या ज्यादा है, तो हमारे ज्यादा प्रतिनिधि यदि दोनों सदन में होंगे तो संसद में हमारा वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। छोटे राज्य इसका घोर विरोधी थे। छोटे राज्यों का सोचना था कि यदि हम छोटे राज्य हैं लेकिन हम संघ में सम्मिलित है, तो वहां पर तो समानता का अधिकार हमको मिलना चाहिए। तो खूब तू मैं हुई, खूब तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। ऐसा लगता था कि सम्मेलन भंग हो जाएगा, लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन के व्यक्तित्व ने सम्मेलन को भंग होने से कई बार के समान, अनेकों बार के समान इस समय को बचा दिया, क्योंकि सबको उनकी इज्जत करते थे। और कैसे इस समस्या का हल निकला? कनेक्टिकट राज्य के प्रतिनिधियों ने एक फार्मूला पेश किया। उन प्रतिनिधियों ने यह फार्मूला पेश किया कि हम जब 2 सदन बना रहे हैं, तो प्रथम सदन का संगठन जनसंख्या के आधार पर हो, बड़े राज्य खुश, और दूसरा सदन का संगठन समानता के आधार पर हो, छोटे राज्य भी खुश हो गए। ये फार्मूला, प्रथम सदन जनसंख्या के आधार पर, द्वितीय सदन समानता के आधार पर। तो प्रथम सदन में बड़े राज्यों के ज्यादा प्रतिनिधि होते हैं और छोटे राज्यों के कम प्रतिनिधि होते हैं, जबकि सीनेट में चाहे कोई बहुत बड़ा से बड़ा राज्य हो या छोटा से राज्य हो, छोटा से छोटा राज्य हो, सभी राज्यों के 2-2 प्रतिनिधि होते हैं। गौर करिए, न्यूयॉर्क राज्य बहुत बड़ा राज्य है, उसके 43 प्रतिनिधि, 43 प्रतिनिधि सदन में पहुंचते हैं। और नेवादा एक छोटा सा राज्य है जिसका एक प्रतिनिधि सदन में पहुंचता है, जहां से एक प्रतिनिधि सदन के लिए निर्वाचित होता है। कहां 43 और कहां 1। लेकिन सीनेट में दोनों राज्यों को, न्यूयॉर्क को और नेवादा, दोनों को 2-2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। ये समानता की व्यवस्था है। भारत में दोनों सदनों का संगठन जनसंख्या के आधार पर होता है।
एक मजे की बात हुई। जब संविधान बन रहा था तो थॉमस जेफरसन उस फिलाडेल्फिया सम्मेलन का सदस्य था, लेकिन कुछ जरूरी काम पड़ गया, उसको सम्मेलन छोड़ करके फ्रांस आना पड़ा। और जब वापस वह अमेरिका पहुंचा तब तक संविधान बन चुका था और उसको लागू करने की तैयारी हो रही थी। वो जमाना था तो पानी के जहाज से महीनों भर लग जाता था अमेरिका से यूरोप तक आने के लिए। तो कई वर्ष, मतलब लगभग वर्ष के बाद आया, उसको पता चला कि कांग्रेस के 2 सदन गठित करने का प्रावधान किया गया है। वह व्यवस्थापिका की 1 सदन का पक्षधर था। उसको लगा कि ये गड़बड़ होगा, गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही सदन पर आप 2 सदन की जरूरत क्या है। तो वह सवेरे सवेरे जॉर्ज वाशिंगटन के घर पहुंचा। दोनों के बीच कुशल क्षेम हुआ। उसके बाद दोनों काफी पीने लगे। तो जेफरसन ने अपनी कॉफी को प्लेट में उड़ेलते हुए पूछा, मिस्टर वाशिंगटन, आपने कांग्रेस के 2 सदन क्यों बनाए? तो जॉर्ज वाशिंगटन ने पूछा, मिस्टर जेफरसन, आपने कॉफी को कप से प्लेट में क्यों उड़ेला? वाशिंगटन ने कहा, मिस्टर जेफरसन, आपने कॉफी को प्लेट में क्यों उड़ेला? जेफरसन ने कहा, ठंडा करने के लिए। जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा, इसीलिए हमने भी कांग्रेस के 2 सदन बनाए हैं कि यदि कोई एक सदन हो और वह जल्दीबाजी में, उतावलेपन में कोई काम करे तो दूसरा सदन ऐसी प्रक्रिया को रोकेगा, अंकुश बनाने का काम करेगा। यदि घर में एक बेटा हो, माता पिता दोनों का लाडला हो जाता है और यह संभावना बनती है कि वह आगे में उच्छृंखल न हो जाए। लेकिन ये 2 बेटे हों, 2 भाई हों, दोनों एक दूसरे पर नियंत्रित करते हैं, माहौल बढ़िया रहता है। तो कांग्रेस के 2 सदनों की व्यवस्था की गई। प्रथम सदन या एक सदन जनसंख्या के आधार पर गठित किया गया, दूसरा सदन समानता के आधार पर गठित किया गया। ये इसकी कहानी है, इसका विकास है। देखें, प्रतिनिधि सभा, संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि प्रतिनिधि सदन प्रथम सदन होगा, नहीं। लेकिन सामान्य से परंपरा है, सामान्य बोलचाल की भाषा में, चूंकि प्रतिनिधि सभा के सदस्य आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसको प्रथम सदन या निम्न सदन कहा जाता है। अब निर्वाचन, इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। आम नागरिक इसके सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। 18 वर्ष से अधिक प्रत्येक स्त्री पुरुष को यहाँ पर मताधिकार दिया गया है। जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर का मतलब है कि लगभग 4.5-5 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। हर राज्य का अलग अलग कोटा है। जैसे हमारे भारत में छत्तीसगढ़ का कोटा लोकसभा के लिए 11 है, तो पूरे छत्तीसगढ़ को 11 भाग में बांट दिया जाता है। एक भाग से एक व्यक्ति जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हों निर्वाचित होता है। यही स्थिति अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के लिए, प्रतिनिधि सभा के लिए भी लगभग 4.5 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है और वह सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलता है वही व्यक्ति निर्वाचित होता है। फिर एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन में भले ही 10 या 20-25 लोग खड़े हों, लेकिन सबसे ज्यादा वोट पाने वाला व्यक्ति निर्वाचित होता है। अमेरिका में निर्वाचन आयोग नहीं है और निर्वाचन कराना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तो राज्य में जिस दल का गवर्नर होता है वह अपनी मर्जी से थोड़ा सा गड़बड़ करता है। एक राज्य का गवर्नर था गेरी, उसने निर्वाचन क्षेत्र का गठन इस प्रकार से किया कि अपने दल के ज्यादा से ज्यादा सदस्य थोड़े से मार्जिन से जीत गए और विरोधी दल के सदस्य थोड़े थोड़े मार्जिन से हार गए। इसको कहा गया गेरी मेंडलिंग।
तो अमेरिका में जेरीमैंडरिंग की प्रथा, गलत प्रथा चलती है, क्योंकि वहां पर सत्तारूढ़ दल अपने ढंग से निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करता है। वह पहले सर्वे कर लेता है कि किस क्षेत्र में किस दल के लोगों के समर्थन ज्यादा है, और वह कैलकुलेशन करके वह इस ढंग से निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करता है कि अपने दल के लोग हर जगह पर 50-55% से ज्यादा हों और विरोधी दल के लोग 45-46% से ज्यादा न होने पाए। तो थोड़े थोड़े मार्जिन से अपने दल के लोग ज्यादा से ज्यादा निर्वाचित हो जाते हैं। इस दूषित प्रथा को जेरीमैंडरिंग कहते हैं, और इसके नियंत्रण का अभी तक कोई उपाय नहीं हुआ। अब योग्यता, उसे अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए और उस निर्वाचन क्षेत्र का भी निवासी होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ना चाहता है। अपने भारत के समान नहीं है कि भारत में कहीं से भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। अब तो राज्यसभा के लिए भी वही हो गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं, अमेरिका में उस क्षेत्र का भी निवासी होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात, उस राज्य में कम से कम 7 वर्ष तक उसका निवास होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए 14 वर्ष है, उपराष्ट्रपति के लिए भी 14 वर्ष है, और प्रतिनिधि सभा के लिए कम से कम 7 वर्ष तक उस राज्य का निवासी होना चाहिए, रहना चाहिए। फिर संख्या है 435। 435 संख्या बहुत दिनों से चली आ रही है और 435 अधिक है। जब विशेषाधिकार, सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे उनको भाषण देने की स्वतंत्रता है, दीवानी मामलों में उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, फौजदारी में गिरफ्तार करते भी हैं तो स्पीकर को या सदन के अध्यक्ष को सूचित करना पड़ता है, और भाषण की स्वतंत्रता है। ये सब तमाम प्रकार के उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार यहाँ के प्रतिनिधियों को प्राप्त होता है। फिर अवधि महत्वपूर्ण चीज है, और इसकी अवधि पूरी दुनिया में जितने भी प्रथम सदन हैं, सबसे कम अवधि प्रतिनिधि सभा की, केवल 2 वर्ष। और 2 वर्ष में क्या करेंगे? पहला वर्ष सदन की कार्यवाहियों को सीखने में लग जाता है, दूसरा वर्ष अगले चुनाव की तैयारी में लग जाता है। 2 साल खत्म, क्या करेंगे ये? एक इस अवधि को मजाक बनाकर संविधान निर्माताओं ने रख दिया। हो सकता ये ऐसा लगता है कि संविधान निर्माताओं की मंशा 2 सदन बनाने की तो थी, लेकिन एक सदन को बेकार बनाने की थी। तो ये इसकी अवधि 2 वर्ष है। 2 वर्ष के पहले इसको भंग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से भारत में लोकसभा को समय के पूर्व भंग किया जा सकता है, इसकी अवधि को बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। हर 2 साल में चुनाव होगा, मतलब होगा, और हर दूसरे साल के नवंबर महीने में इसका निर्वाचन होता है। फिर गणपूर्ति 51% है। इंग्लैंड में 40 है, 659 में 40 है गणपूर्ति इंग्लैंड में। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की गणपूर्ति 3 और 30 है। अमेरिका में गणपूर्ति 51% है। कुल सदस्यों का आधा से ज्यादा होने पर सदन की कार्यवाही वैध मानी जाती है। मतलब यह है कि अमेरिका में सदस्य सदन के अधिवेशनों में उपस्थित होते हैं, और अधिवेशन हर साल 3 जनवरी को सदन खुद बुलाता है। नियम है, एक कानून बना दिया गया है कि हर साल 3 जनवरी को कांग्रेस के दोनों सदनों का अधिवेशन शुरू होगा, तो बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। सदस्य 3 जनवरी को सदन में उपस्थित हो जाते हैं, अधिवेशन शुरू होता है, और तब तक अधिवेशन चलते रहता है जब तक कि दोनों सदन स्थगन की तिथि तय न कर देवें। और चलता है फिर अप्रैल, मई, जून तक भी इसकी बैठकें लगातार 3 जनवरी से शुरू होकर के अप्रैल, मई, जून तक इसकी बैठकें चलती रहती हैं। दोनों सदन जब
अधिवेशन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तब जाकर के सदन की बैठक स्थगित हो, अधिवेशन स्थगित होता है। यदि मान लीजिए एक सदन ने कहा 15 जून तक अधिवेशन चले, दूसरा सदन कहता है कि 30 जून तक चले, दोनों में मतभेद हुए। मतभेद की स्थिति में अधिवेशन स्थगित करने की तिथि राष्ट्रपति तय करता है। ये नियंत्रण और संतुलन के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। तो अधिवेशन इसका साल भर में कम से कम एक बार होना आवश्यक है, और ये अधिवेशन बहुत लंबे समय तक चलता है। विशेष अधिवेशन और राष्ट्रपति विशेष अधिवेशन बुला सकता है। किस खास विषय पर चर्चा करनी हो तो राष्ट्रपति किसी भी समय विशेष अधिवेशन कांग्रेस के दोनों सदनों का बुला सकता है, और उन अधिवेशनों में वह अपना संदेश भेज सकता है या वहां पर जाकर खुद अपनी बात क्यों बुलाया गया अधिवेशन इसके बारे में वहां पर बोल सकता है। फिर है स्पीकर। सदन में अध्यक्ष को स्पीकर के नाम से जाना जाता है, लेकिन संविधान इसको अध्यक्ष के नाम से जानता है। दुनिया भर के सभी देशों में प्रायः परंपरा बन गई है कि प्रथम सदन के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। भारत में भी स्पीकर कहते हैं, अमेरिका में भी स्पीकर कहते हैं, स्विट्जरलैंड की चर्चा जब करेंगे तब भी वहां पर स्पीकर शब्द आ सकता है। इंग्लैंड में तो स्पीकर वहां से शुरू हुआ ही है। तो सदन के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। स्पीकर का निर्वाचन बहुमत के द्वारा होता है। इंग्लैंड की भांति सर्वसम्मति और एक मत से नहीं होता। वो बहुमत दल का मतलब 435 में 2 दल है, वहां पर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। जिस दल के ज्यादा सदस्य होते हैं वे अपने दल के प्रमुख नेता को स्पीकर के पद के लिए निर्वाचित कराने की पूरी कोशिश करते हैं, और खूब धूम धड़ाका हो हल्ला गुल्ला तमाम चीजें होती हैं, और बहुमत से एक व्यक्ति को स्पीकर निर्वाचित किया जाता है। वह दल का एक प्रमुख नेता होता है और पद पर बैठे हुए भी अपने दल के हितों को पूरा करने की कोशिश करता है। उससे कोई भी निष्पक्षता की अपेक्षा नहीं की जा सकती, और जब उससे निष्पक्षता की अपेक्षा सदन का कोई सदस्य नहीं करता तो वह सदन का सम्मान क्या कर प्राप्त कर सकता है। तो इंग्लैंड का स्पीकर अपनी जगह पर सर्वश्रेष्ठ है, अपनी जगह पर ही नहीं कि अपितु दुनिया भर में उसका नाम है। अमेरिका का स्पीकर बहुत ज्यादा बदनाम है। यहां तक कि स्पीकर के पद पर बैठे बैठे भी वह अपने दल के बारे में तो न केवल सोचता है, अपितु जब वह सोचता है कि मुझे भाषण देना चाहिए तो वह स्पीकर की कुर्सी को छोड़ करके सदस्यों की लाइन में बैठता है और वह भाषण भी दे सकता है। इंग्लैंड में स्पीकर किसी भी भाषण नहीं दे सकता, मतलब कि किसी विषय पर जिस पर विचार चल रहा है सदन में उस पर उसको भाषण देने का अधिकार नहीं है। अमेरिका में स्पीकर चल रहे विवाद में बहस में भाग ले सकता है, लेकिन सदन का अध्यक्ष है उसको कुछ शक्तियां मिली हुई हैं, जैसे वह शांति व्यवस्था और अनुशासन की स्थापना करता है, सदस्यों को बोलने को अनुमति देता है, विभिन्न विधेयकों को पेश करने को अनुमति देता है, और फिर जब वाद विवाद समाप्त हो जाता है तो मतदान करवाता है, परिणामों की घोषणा करता है, पारित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करता है, और समान मत आ जाए तो वह निर्णायक मत देता है। ये सामान्य सी उसके बारे में शक्तियां हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सदन का संचालन करता है। एक महत्वपूर्ण बात और, यदि किसी नियम की व्याख्या के बारे में उसने एक व्यवस्था दी और यदि सदस्य उससे सहमत नहीं है तो उस आदेश को मानना सदस्यों के लिए आवश्यक नहीं, फिर सदन उस विषय पर चर्चा करके बहुमत से तय करता है, फैसला करता है। मतलब स्पीकर के निर्णय अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में अंतिम नहीं होते। इंग्लैंड में स्पीकर ने जो निर्णय दे दिया आपको उसे मानना पड़ेगा, आप उसका विरोध नहीं कर सकते। अमेरिका में सदस्य विरोध कर सकते हैं और फिर सदन उस विषय पर निर्णय बहुमत के से लेता है।
इस प्रकार से स्पीकर एक दलगत नेता होता है, उसकी स्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। केवल आप कह सकते हैं चूंकि वह सदन का अध्यक्ष है इसलिए इंग्लैंड के स्पीकर के समान है, बाकी शक्ति और स्थिति के बारे में उसकी स्थिति समान नहीं है। अब देखें प्रतिनिधि सभा के कार्य और शक्तियां। अमेरिका में कोई भी काम हो, कांग्रेस प्रतिनिधि सभा न्यायपालिका मिलकर करते हैं, लेकिन इस कांग्रेस में प्रतिनिधि सभा महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ ऐसे काम हैं जिनको दोनों सदन मिलकर कर सकते हैं, राष्ट्रपति को छोड़ करके अकेले कर सकते हैं। कुछ ऐसे काम हैं जिनको राष्ट्रपति और सीनेट मिलकर कर सकते हैं, प्रतिनिधि सभा को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा मिलकर करें, सीनेट को इग्नोर कर दें। मतलब सीनेट हर दृष्टि से शक्तिशाली। देखें कौन कौन सी प्रतिनिधि सभा की शक्तियां हैं। सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। पूरी दुनिया में जितने भी प्रथम सदन हैं हर दृष्टि से शक्तिशाली होती हैं, और उनके शक्तिशाली होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि प्रथम सदनों को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अधिकार होता है, दिया जाता है। लेकिन अमेरिका की कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अधिकार, कोई अधिकार प्रतिनिधि सभा को प्राप्त नहीं है। तो प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति पर, मंत्रिमंडल पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकती, क्योंकि कोई मंत्री सदन में उपस्थित होता नहीं, तो क्या करके वह नियंत्रण रख सकती है। तो अमेरिका की प्रतिनिधि सभा एकमात्र ऐसा सदन है जिसे कार्यपालिका संबंधी कोई शक्तियां प्राप्त नहीं है। दूसरा है विधायी शक्ति, कानून बनाने की शक्ति। संघ सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उन विषयों पर दोनों सदन मिलकर के कानून बना सकते हैं। तो विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यदि प्रतिनिधि सदन में पहले पेश हुआ तो प्रतिनिधि सदन पास करेगा, फिर सीनेट उस पर चर्चा करेगी, पास करेगी। यदि सीनेट ने किसी विधेयक को पास कर दिया, यहां पर प्रतिनिधि सभा भेजा जाएगा, प्रतिनिधि सभा उस पर चर्चा करेगी। मान लीजिए दोनों सदन किसी विधेयक को पास कर देते हैं, तो उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होकर के विधेयक कानून बन जाएगा। यदि मान लीजिए किसी विधेयक के बारे में दोनों सदनों में मतभेद हो जाए, तो दोनों सदनों की संयुक्त समिति बनाई जाती है। दोनों सदनों की संयुक्त समिति मतलब कि दोनों सदन के 2-2, 4-4 सदस्य होते हैं, ऐसे 8-10 लोगों की समिति बनाई जाती है। दोनों सदन के समान सदस्य होते हैं, और वहां पर उस सदन की समिति विचार करती है, दोनों सदनों की समिति विचार करती है और विचार करने के बाद रिपोर्ट देती है सदन को, दोनों सदनों को। यदि दोनों सदनों में मतभेद दूर हो गया तो ठीक है, पास हो जाएगा या रद्द हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए फिर भी दोनों सदनों में मतभेद बना रहे, तो दूसरी बार फिर एक संयुक्त समिति बनाएंगे, फिर भी दोनों सदनों में मतभेद दूर नहीं हुआ तो विधेयक को निरस्त कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। अमेरिका में संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। इंग्लैंड में यदि प्रथम सदन द्वारा, हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स यदि अस्वीकार कर देता है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स 1 साल के अंदर उसे 2 बार पास कर, दूसरी बार पास करता है, और दूसरी बार पास करके उसे सीधे सम्राट के पास हस्ताक्षर करके भेज दिया जाता है। भारत में यदि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यसभा अस्वीकृत कर देती है, तो राष्ट्रपति 6 महीने के अंदर संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, और वहां पर बहुमत के द्वारा तय होता है। क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा है राज्यसभा से, इसलिए लोकसभा की विजय होती है। तो भारत में संयुक्त अधिवेशन का नियम है, अमेरिका में संयुक्त समिति का नियम है। फिर भी मतभेद बना रहे तो विधेयक को ही रद्द कर दिया जाता है। क्योंकि सीनेट में बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, इसलिए सीनेट की विजय होती है। फिर है वित्तीय। बजट सबसे पहले प्रथम सदन में पेश किया जाता है, मतलब प्रतिनिधि सभा में। बजट सबसे पहले प्रतिनिधि सभा में पेश होता है। क्यों?
भारत में भी बजट सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है। दुनिया के सभी देशों में या तो नियम है या परंपरा है, बजट सबसे पहले प्रथम सदन में पेश होता है। क्यों? इसलिए कि राजकोष पर जनता का नियंत्रण माना जाता है। राजकोष का निर्माण कैसे होता है? जनता के टैक्स से। जनता टैक्स देती है, इसलिए प्रथम सदन में चूंकि जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए प्रथम सदन में जहां पर जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं वहां पर सबसे पहले बजट पेश होना चाहिए। ये नियम है। तो बजट सबसे पहले प्रतिनिधि सभा में पेश किया जाता है। केवल परंपरा है, नियम नहीं है अमेरिका में। और जब प्रतिनिधि सभा किसी बजट को या धनविधेय को पास करती है तब सीनेट उस पर अंतिम स्वीकृति देता है। एक मजे की बात यहां पर यह है कि प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित बजट या धन विधेयक को सीनेट निरस्त नहीं कर सकती, लेकिन शीर्षक को छोड़ करके, हेड को छोड़ करके बाकी सब कुछ प्रावधान बदल सकती है। मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए प्रतिनिधि सभा ने बजट पास कर दिया 55, मान लीजिए 100 खरब डॉलर का, 100 अरब डॉलर का उसने पास कर दिया बजट एक खास प्रोजेक्ट के लिए। सीनेट में आया, सीनेट में सदस्य सहमत नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट का नाम यथावत रहेगा और जहां 100 अरब डॉलर है वहां पर 100 डॉलर स्वीकृत करके मामला को रफा दफा कर दिया जाता है। मतलब सीनेट के शीर्षक बदल नहीं सकती, बाकी उसके पूरे प्रावधान को खत्म कर सकती है। जहां 100 अरब डॉलर की बात हो रही है वहां पर केवल 100 डॉलर आप सैंक्शन कर रहे हैं, तो काम कैसे होगा सोचिए। तो विधायी और वित्तीय दोनों क्षेत्रों में सीनेट सर्वोपरि है। फिर आता है न्यायिक। न्यायिक शक्तियों में प्रतिनिधि सभा को शुरू करने का अधिकार दिया गया। महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में शुरू होते हैं। मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, राजदूत, न्यायाधीश, बड़े उच्च अधिकारी, जिसको भी महाभियोग से पद से हटाने की व्यवस्था है, उन सब का महाभियोग प्रस्ताव का प्रारंभ प्रतिनिधि सभा से होता है। ये एक महत्वपूर्ण है। एक संवैधानिक शक्तियों के अंतर्गत यह कांग्रेस और अन्य राज्यों के साथ मिलकर के संविधान में संशोधन कर सकती है। मतलब संविधान संशोधन में प्रतिनिधि सभा को भी एक महत्वपूर्ण भाग दिया गया है। आगे जांच का अधिकार। अमेरिका में जांच करने का अधिकार दोनों सदनों को दिया गया, सीनेट को दिया गया है, प्रतिनिधि सभा को भी दिया गया है। तो प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कर सकती है, अपनी तरफ से जांच समिति बना सकती है, जांच कर सकती है। सीनेट भी अपनी जांच समिति बना सकती है, दोनों सदनों को संयुक्त समिति भी जांच कर सकती है। तो जांच या जांच करने की शक्ति से यह युक्त है। फिर है निर्वाचनीय। निर्वाचन, यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी एक उम्मीदवार को 217 वोट न मिले, 538 में 270, तो प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 उम्मीदवारों में से एक को 26 वोट देकर के निर्वाचित करती है। मतलब कि एक राज्य एक वोट। इसकी चर्चा राष्ट्रपति के निर्वाचन में हो चुकी है। तो सबसे ज्यादा वोट पाने वाले राष्ट्रपति के निर्वाचन में 3 प्रतिनिधियों में से, 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को 50 में 26 वोट देकर के निर्वाचित करती है। ये निर्वाचन के बारे में उसकी एक महत्वपूर्ण शक्ति है। और अंतिम है नए राज्यों का प्रवेश। जब संविधान बना था तो वहां पर केवल 13 राज्य थे, आज 50 राज्य हो चुके हैं। मतलब कि 37 नए राज्यों को अमेरिकन संघ में सम्मिलित किया गया है। तो यह सीनेट के साथ मिलकर के नए राज्यों को संघ में प्रवेश देने के लिए प्रस्ताव पारित करती है। 2/3 बहुमत से दोनों सदन से प्रस्ताव पारित होता है और तब जाकर के कोई नया राज्य अमेरिका के संघ में सम्मिलित हो सकता है। यह है प्रतिनिधि सभा की शक्ति। एक जहां तक हम प्रतिनिधि सभा की स्थिति के बारे में चर्चा करें तो
हम यह बात देख चुके हैं कि यह दुनिया का सबसे शक्तिहीन प्रथम सदन है। एक दूसरी चीज, इसका कार्यकाल केवल 2 वर्ष है। 2 वर्ष में ये लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, बहुत परेशानी होगी। तीसरी चीज, यहां पर दलगत अनुशासन ज्यादा कठोर नहीं है। विभिन्न दलों के सदस्य आपस में मिलकर के एक गुट बना लेते हैं और उस गुटबाजी के आधार पर काम करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, लैम डक सेशन, लंगड़ा बत्तख अधिवेशन। बत्तख तो है लेकिन लंगड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का निर्वाचन हर दूसरे साल के नवंबर महीने में होता है। अब पहले कांग्रेस का अधिवेशन 4 मार्च से शुरू होता था। 4 मार्च मतलब कि नवंबर में निर्वाचन हो गया। पुराने प्रतिनिधि सभा के खूब सारे सदस्य हार भी गए, लेकिन उनका कार्यकाल अगले साल के 3 मार्च तक होता था, क्योंकि 4 मार्च को नई प्रतिनिधि सभा बैठती थी। उसका अधिवेशन 4 मार्च से शुरू होता था। तो इस पुराने प्रतिनिधि सभा के पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने का लेट टाइम है। तो यह पुरानी प्रतिनिधि सभा, जिसके अनेक सदस्य परास्त भी हो चुके हैं निर्वाचन में, नवंबर के निर्वाचन में, ये ऐसे प्रतिनिधि सभा के सदस्य जनवरी में अपना अधिवेशन शुरू कर देते थे, विशेष अधिवेशन। और उस अधिवेशन में बोले साल भर के जो भी बजट पास करना है, कानून बनाना है, सब काम कर देते थे। उसके बाद जब 4 मार्च को नई प्रतिनिधि सभा आती थी, उसके पास साल भर का काम करने के कुछ भी नहीं बचा। ये स्थिति होती थी। ऐसे अधिवेशनों को लंगड़ा बत्तख अधिवेशन कहते हैं, क्योंकि जो प्रतिनिधि सभा अगले साल से आने वाली है, मतलब कि जिस प्रतिनिधि सभा के कई सदस्य परास्त होकर के भी सदन में बने हुए हैं, वे साल भर के लिए काम कर देते हैं और नई प्रतिनिधि सभा के लिए कोई काम ही नहीं बचाते हैं। इसको कहते हैं लंगड़ा बत्तख। बत्तख तो है लेकिन उसका एक पैर अपंग है, मतलब 1 साल के उसके पास कोई काम नहीं है। तो इस बुराई को दूर करने के लिए यह तय किया गया कि अब से कांग्रेस का अधिवेशन हर वर्ष 3 जनवरी को शुरू हो गया। तो नवंबर में चुनाव हुआ, 1 महीना इधर उधर किए, 3 जनवरी को अधिवेशन शुरू हो जाता है और वह फिर अप्रैल मई तक चलते रहता है। तो कहने का मतलब, प्रतिनिधि सभा के पास न तो कोई खास विधायी शक्ति है, वित्तीय शक्ति तो है लेकिन वो भी किसी काम का नहीं। कार्यपालिका के क्षेत्र में इसकी भूमिका लगभग शून्य है। महाभियोग का प्रस्ताव शुरू तो कर सकती है, लेकिन वहां पर सीनेट बैठा हुआ है, अंतिम फैसला सीनेट के द्वारा ही होता है। प्रत्येक कार्य में प्रतिनिधि सभा शक्तिहीन है और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि प्रतिनिधि सभा दुनिया का सबसे शक्तिहीन प्रथम सदन है। ये है प्रतिनिधि सदन। और कल चलेंगे सीनेट में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।